So hi, welcome to all of you to Beginner to Master platform for UPSC CSC by Unacademy. So please download Unacademy Learning app for more awesome videos and lectures. यहाँ मिलेगा आपको डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, लाइव टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, बहुत सारी ऑसम वीडियोस का। अब हम बात करते हैं अनअकैडमी प्रोवाइड करता है इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर जो आपके ड्रीम यूपीएससी को पूरा करने में आपके लिए बहुत ज्यादा सहायता करते हैं। तो अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, आपको जो लेना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रोवाइड होता है वो कहीं प्रोवाइड नहीं होता। क्यों? क्योंकि 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन जो 64,000 का है आलोक वाईटी इस्तेमाल करने के बाद मात्र 57,000 का पड़ता है। अरे तो इसमें पीटी मिलता है, मेंस मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलता है, सब कुछ मिलता है, इतना सब मिलता है, बताओ। हाँ ठीक है, चलिए। सो इट्स अ ग्रेट थिंग। तो प्लीज, so this is all about me, myself Alok Kumar Pathak. I am teaching experience of 4 years in current affair and GS. अब हम आज करने जा रहे हैं अपने 1 अगस्त के जितने भी हमारे क्वेश्चंस बनते हैं। हमें मालूम है कि हम 20, 30 और 31 के हमारी जो तारीख है उस तारीख के हमारे रह गए हैं, तो उन्हीं को हम कवर करेंगे और साथ में जो आगे के हैं वो चलते रहेंगे। तो छूटेगा कुछ नहीं, कवर सब कुछ होगा। तो चलिए दिन की शुरुआत करते हैं, महीने की शुरुआत करते हैं बां की मून जी के कोट के साथ। एक कोट उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज डज नॉट रिस्पेक्ट बॉर्डर, डज नॉट रिस्पेक्ट you are rich or poor, small or big. Therefore, what is we call as global challenge, which requires a global solidarity. तो अगर आप देखें इसे आप GS पेपर 3 में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर वहां पे कंजर्वेशन, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड कुछ पूछा जाए तो आप इस कोड को बड़े अच्छे से डाल सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज किसी का भी रीजनल जो है रीजनल प्रॉब्लम नहीं है, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम, इट इज अ ग्लोबल प्रॉब्लम। और अगर आप इस प्यारी सी कोट उस पे यूज करेंगे तो बहुत ज्यादा बेहतरीन होगा। तो अब से हम लोग थोड़ा ये भी देखते चलेंगे अपने जितने भी हमारे अब चलेंगे सीरीज। देखिए हमारा सीरीज में इस हिसाब से चलेगा कि हम लोग भाई एमसीक्यू के फॉर्मेट में करेंगे क्वेश्चंस को। पहले एक एमसीक्यू मिलेगा आपको। अब आपने पढ़ा है, आपने नहीं पढ़ा, ये छोड़ दो दिमाग से यार, एकदम दिमाग से बाहर निकाल दो। तुम्हें आता है नहीं आता है, एमसीक्यू पढ़ के तुम्हें क्वेश्चन का पैटर्न पता चलेगा। मेन हमें पैटर्न पता करना है, बाद में हम इसकी रिवीजन तो स्पेशल क्लास में करेंगे ही, ठीक है। और उसके बाद पूरी डिटेल जो न्यूज है उस पूरी न्यूज को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो जितनी बार जहां बार जैसे भी वो आएगी उसको हम पकड़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। और अब से हम उसमें प्री और मेंस दोनों को छानेंगे कि क्या क्या छाना जा सकता है। चलिए, सो ये पहला क्वेश्चन आपके सामने है CATS से रिलेटेड। चलिए सो क्वेश्चन पढ़ते हैं और आज से आपको ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में प्रोवाइड होगा। CATS इज अ कंजर्वेशन टूल डेवलप्ड इन 2019 इन कोलैबोरेशन ओहो थोड़ा सा यहाँ पे पहला ही है, पहले में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, ठीक है। सो प्लीज 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 यहाँ पे इसे 2013 कर लें, ठीक है, 2013 कर लें, थोड़ी सी चीजें इसमें गड़बड़ हो गई। तो प्लीज मेक दिस 2013, ठीक है, ओके। सो कृपया करके इसे ध्यान रखें, 2013 कर लें उसे ताकि आपका सही हो जाए, ठीक है। चलिए, सो 2013 इन कोलैबोरेशन विद फील्ड मैनेजर, टाइगर एक्सपर्ट्स एंड गवर्नमेंट एजेंसीज एंगेज्ड इन टाइगर कंजर्वेशन, WWF is helping tiger range countries to implement CATS. India became first among the 13 tiger range countries in nationally adopted CATS. So, conservation tiger, तो all of the above are correct statement, ठीक है। ध्यान रखिएगा जो हिंदी वाले जो हैं स्टूडेंट, जो बंधु लोग हैं, अगर हिंदी वाले कोई भी हिंदी का अनुवाद पढ़ रहे हैं तो कृपया करके ध्यान रखें, इसकी कोई जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूं, ठीक है। तो ये बस ट्रांसलेट करके आपको दिया गया है ताकि आप चीजें समझ पाएं, ठीक है, चीजें समझ पाएं वो मेन है, और क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएं। चलिए, तो करेक्ट आंसर डी, क्योंकि वहां पे 13 है तो 13 उसे करना है, वो 19 कर दिया था, पहले क्वेश्चन चेंज करने का सोचा था बट वो बदल नहीं पाए लास्ट में। चलिए, तो CACA क्या है, CATS जो है ये क्या है, कंजर्वेशन टूल है, कोलैबोरेशन है फील्ड मैनेजर, टाइगर एक्सपर्ट, गवर्नमेंट एजेंसीज का, किसमें, टाइगर कंजर्वेशन में, ठीक है। तो टाइगर कंजर्वेशन के लिए इसे बनाया गया है, ठीक है।
और इसमें जो कंजर्वेशन जो एश्योर्ड है, इसमें पहली स्पीशीज जो रखी गई है वो टाइगर को रखा गया है, ठीक है। अब इसीलिए इसका नाम टाइगर स्टैंडर्ड रखा गया है। इसके बाद इसमें और स्पीशीज भी जोड़ी जाएंगी, जैगुआर, लायन, फ्रेश वाटर, डॉल्फिन। तो आपसे यही पूछा जाएगा कि कंजर्वेशन एश्योर्ड इज ओनली टारगेटेड टू टाइगर ओनली फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर ऑलवेज। तो ऐसा गलत होगा, बाकियों के लिए भी किया जा रहा है। अब WWF जो है वो हेल्प कर रही है टाइगर रेंज कंट्रीज जहां पे टाइगर मिलते हैं टू इम्प्लीमेंट CATS। तो आपको जानना है टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं जहां पे टाइगर मिलते हैं, तो ये आप कृपया करके पता करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। अब से आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, नया महीना एकदम नए तरीके से शुरुआत करें। तो आपको बताना है टाइगर रेंज कंट्रीज कौन कौन सी हैं जो कमेंट सेक्शन में मिलते हैं। हम साथ में करेंगे, एक साथ मिलके, सब कुछ बना बनाया नहीं देंगे ताकि आप भी थोड़ा मेहनत करें। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जो है उसने इसे 50 टाइगर रिजर्व में अडॉप्ट किया है और यहाँ पे बात कर रहा है कि 50 टाइगर रिजर्व जो है ये 18 स्टेट में फैले हुए हैं, ठीक है। और 70% जो है वर्ल्ड के टोटल टाइगर्स जो हैं वो यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। इंडिया जो है 13 टाइगर रेंज कंट्रीज में पहली कंट्री है जिसने CATS को अडॉप्ट किया है नेशनली, ठीक है। अब TX2 क्या है, ठीक है। TX2 जो है 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन में इसे अडॉप्ट किया गया था कि टाइगर की पॉपुलेशन को क्या करना है, डबल करना है, ठीक है। तो इंडिया ने अपने टारगेट को अचीव कर लिया है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है, पिछले महीने में हमने किया था। चलिए नेक्स्ट है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर से। क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन से डरो मत, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को देखो कि क्वेश्चन में क्या है, ठीक है, ताकि ये क्वेश्चन के ये पॉइंट्स कम से कम आपको हमेशा ध्यान रहे, ठीक है, और आप इन्हें कभी गलत ना करें, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे बहुत अच्छा होगा, बहुत बढ़िया होगा, बहुत जबरदस्त होगा, झकास एकदम। चलो तो भाई कह रहा है इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर इज वर्ल्ड लार्जेस्ट एक्सपेरिमेंटल फ्यूजन फैसिलिटी इन जर्मनी, ठीक है। कहां पे है, इन जर्मनी है, ठीक है। और दूसरा कह रहा है इट विल यूज हीलियम फ्यूजन कंट्रोल्ड बाय सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट टू प्रोड्यूस मैसिव हीट, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि दोनों में से करेक्ट इनकरेक्ट क्या है, ठीक है। चलिए सो देखते हैं। चलिए तो ITER जो है ये क्या है, फ्यूजन फैसिलिटी है जर्मनी में, नहीं ये है फ्रांस में। तो पहला ऑप्शन गलत। दूसरा इट वाज यूजिंग हीलियम फ्यूजन कंट्रोल बाय सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, हीलियम नॉट हाइड्रोजन, तो नन ऑफ द अबव। दोनों बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया, कृपया करके आंसर पे ध्यान ना दे, इट इज डी, ठीक है। ये सब जब फाइनल आपको स्लाइड मिलेगी वहां पे ठीक हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। चलिए तो ITER क्या है, इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर है, वर्ल्ड लार्जेस्ट है, कहां पे, फ्रांस में है। ह्यूमन हिस्ट्री में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हाइड्रोजन फ्यूजन का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है, सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स का करके मैसिव हीट। असल में यहाँ पे सन को करने की कोशिश की जा रही है। सन में क्या होता है, सन में फिजन होता है या फ्यूजन होता है, फ्यूजन होता है, क्या होता है, फ्यूजन, ठीक है। चलो तो यहाँ पे यही बात है। और इस न्यूक्लियर फैसिलिटी में कौन कौन है, यूरोपियन यूनियन, रशिया, US, जापान, चाइना, इंडिया, साउथ कोरिया, ठीक है। तो सारी बढ़िया बढ़िया कंट्री है। और इसमें क्या है, इट वाज स्टार्ट जनरेटिंग मोल्टन मास ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज प्लाज्मा, 2025 से ये प्लाज्मा जनरेट करने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक बार अगर फ्यूजन एनर्जी हमने पूरी तरीके से सक्सेसफुल, अभी पिछले महीने किस कंपनी ने इनको आपको बताना है, क्रायो लिड दिया था, एक क्रायोलिड करके इन्हें, ठीक है, एक चीज दी थी, लिड दिया था। तो किस कंपनी ने दिया था, पिछले महीने हमने किया है, तो ये भी आपको मैंने बता दिया, L&T, सॉरी, ठीक है। तो आपको ये भी बताना था, पिछले महीने भी इसके ऊपर हमने क्वेश्चन किया था, ठीक है। तो अगर एक बार ये हम लोग थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना लेते हैं तो देन द बेस्ट थिंग विल बी, हमें फ्री एनर्जी मिल जाएगी और वो सस्टेनेबल होगी, प्योर होगी, क्लीन होगी, ठीक है। सस्टेनेबल, प्योर, क्लीन और रिन्यूएबल सब अलग अलग होता है, ठीक है, एक मत कर देना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा तबाही मचा रखी है जिसने,
नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड है। चलिए, तो एक बात ध्यान रखिएगा, जब तक इसके सारे पॉइंट्स नहीं खत्म होंगे हम इसके क्वेश्चंस करते रहेंगे, ठीक है। और रिलेक्शन स्टडी पे चैनल पे आपको अब भौकाल सीरीज भी चला दी गई है। भौकाल, तो भौकाल सीरीज, भौकाल आपको पता है ना, राज कॉमिक्स का हीरो, और उसके बाद भौकाल अपने महादेव के जो एक्टर हैं उनके ऊपर भी आया है अभी, मतलब मस्त आईपीएस जो है, ठीक है, उनके ऊपर आया रियल स्टोरी। तो उसी से कुछ प्रेरित होकर ये भौकाल सीरीज चलाइए। इसमें भौकाल का मतलब क्या होता है, एकदम धांसू, एकदम बढ़िया। तो एकदम धांसू क्वेश्चन जो है करंट अफेयर के आपको दिए जाएंगे। भौकाल 1 का क्वेश्चन जाके देखिए, फिर उसके बाद इसी तरीके से भौकाल 2, भौकाल 3 आपका चलता रहेगा और आपका भौकाल बनता रहेगा। तो भौकाल से भौकाल बनाया जाएगा। तो यही भौकाल क्वेश्चन है आपका, ठीक है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज द थर्ड पॉलिसी इनिशिएटिव इन द, इस मेजर को थोड़ा हटा दीजिए, ठीक है, इनिशिएटिव इन द एजुकेशन सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो भैया थर्ड नहीं है, फोर्थ है, ये फोर्थ इनिशिएटिव लिया गया है, ठीक है, क्योंकि पहले 86, फिर उसके बाद क्या नाम है आपका, रुकिए एक मिनट, इसमें आधा गायब कहां से हो गया, चलिए, फिर उसके बाद 92 में भी उसे अमेंडमेंट किया गया था। तो 3 बार ऐसा हुआ है, ठीक है, 62, 86 और 92, और उसके बाद 2020। तो ये चौथी बार कहा जाएगा, ना कि तीसरी बार कहा जाएगा। और ये 100% ग्रॉस एनरोलमेंट की बात करता है 2050 और एम्बिशियस 50%, ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। फिर उसके बाद आता है एम्बिशियस टारगेट की बात करता है 6% ऑफ जीएनपी, ठीक है, जीएनपी नहीं जीडीपी है ये, जीडीपी। तो ऑल ऑफ द अबव, क्यों, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया, चलो अच्छी बात है, कर लिया, चलिए, सो गुड, ग्रेट, बढ़िया, जबरदस्त। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। तो नेशनल एजुकेशन ड्राफ्ट पॉलिसी 2020 फोर्थ मेजर पॉलिसी इनिशिएटिव है सिंस इंडिपेंडेंस, ठीक है। फिर उसके बाद बात करते हैं 34 ईयर्स बाद इसे वापस इनिशिएट किया जा रहा है, मॉडिफिकेशन किया गया था 1992 में, ठीक है। इनिशिएटिव की बात है पीछे, ये ध्यान रखिएगा, इनिशिएटिव की बात की गई है, ठीक है, इनिशिएटिव, इनिशिएटिव, ठीक। चलिए, अब इसमें देखिए क्या है, बहुत सारे हमारे एजुकेशन में पहले से बहुत ज्यादा बातें की जाती थी कि ये प्रॉब्लम है। तो कस्तूरीरंगन रिपोर्ट बहुत पहले से ही आ चुकी थी, पिछले साल से लगातार न्यूज में थी। तो इसके लिए कौन सा मॉडल अभी अडॉप्ट किया जा रहा है हमारा, 5+3+3+4। तो 10+2 वाला जो मॉडल है उसे छोड़ के 5+3+3+4 वाले मॉडल को अडॉप्ट करने की बात की जा रही है। इसमें यह कहा जा रहा है कि भैया क्या किया जाएगा, 100% GER ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो अपनाया जाएगा, मतलब पूरा किया जाएगा 2030 तक, ठीक है। जो आपके साइंस, आर्ट और कॉमर्स के जो इतने ज्यादा रहता है कि बहुत ज्यादा, अगर तू साइंस के स्टूडेंट है, कॉमर्स के स्टूडेंट है, इसको जो है इसको पूरी तरीके से थोड़ा तोड़ दिया जाएगा, ठीक है, थोड़ा मिक्स कर दिया जाएगा, एक तरीके से ये बात है, ठीक है। फिर उसके बाद वोकेशनल कोर्सेज को जोड़ा जाएगा, ब्लू कॉलराइजेशन की बात हो रही है, ठीक है। फिर उसके इस वर्ड का आप कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्लू कॉलराइजेशन, वोकेशंस, ठीक है। फिर उसके बाद 50% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो कहां रखा जाएगा, हायर एजुकेशन में 2035 तक, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद पीरियोडिक इंस्पेक्शंस किए जाएंगे, उसके लिए ज्यादा से ज्यादा वॉलंटरी डिक्लेरेशन की बात की जा रही है। फिर उसके बाद क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आगे चलते हैं, आगे यहां पे, ठीक है, 6% ऑफ जीडीपी जो है वो इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है, ठीक है। एंशिएंट इंडियन लैंग्वेजेस को भी देखा जाएगा। तो अभी जो पीआईबी वाला पार्ट है, उसे पीआईबी वाले पार्ट में देखिए क्या उन्होंने एक्स्ट्रा दिया है। तो जहां जिस रिसोर्सेज में हिंदू में कुछ मिला, इंडियन एक्सप्रेस में जो मिला, जहां से जो मिला सब देखा करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। अभी देखिए कुछ इंप्लीकेशंस की बात हो रहा है, सोशल एंड इकोनॉमिकल डिसएडवांटेज जो ग्रुप हैं, ठीक है, उनकी भी कंसिडरेशन की बात हो रही है। यहाँ पे ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, कास्ट जो है, टर्म जो है, उसको मेंशन है, वो मेंशन नहीं है, एब्सेंट है डॉक्यूमेंट में से, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थोड़ा आपको ध्यान रखना है। रिजर्वेशन वाली बातों को भी कुछ नहीं कहा गया है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कि ट्राइबल एरिया और उनके लिए केवल आश्रम आवास की बात की गई है और कुछ बात इतनी नहीं की गई है, कोई टाइम फ्रेम नहीं फिक्स किया गया है, ठीक है। चलिए, तो ये कुछ थोड़े मोड़े प्रॉब्लम आप देख सकते हैं इसमें। फिर उसके बाद ऑटोनॉमी की भी प्रॉब्लम देखी जा रही है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है जो पूरा का पूरा काम देखेगी, ठीक। फिर उसके बाद नेक्स्ट आगे देख सकते हैं,
चलिए, कोई फंडामेंटल ड्यूटीज या फिर फंडामेंटल राइट करके कुछ भी मेंशन नहीं है इसमें, तो ये सब थोड़ी प्रॉब्लम आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप आराम से अपने मेंस में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जितनी मेन खास बातें थी वो हमने कर ली, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपके सामने, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। थोड़ा हिंदी वाला ऊपर ही चला गया, बट कोई बात नहीं। चलिए, तो इसका आंसर जो होगा आपका, देख के स्टेटमेंट लग रहा है कि काफी स्टेटमेंट एक जैसी लग रही हैं, ठीक है। सो इसका क्या है, करेक्ट आंसर विल बी डी, विल बी द करेक्ट आंसर। क्या होगा, डी होगा आपका सही आंसर। तो 10+2 किसको रिप्लेस कर रहा है, इसको आपको एज ग्रुप ध्यान रखना है। इन एज ग्रुप्स में अलग अलग चीजें रखी गई हैं। हाई एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा और मल्टीलिंगुअलिज्म को भी प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। ध्यान रखिए, आप जितनी भाषा जानते हैं आपका दिमाग उतना तेज होता है, ठीक है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, प्राकृत और पर्शियन और प्राकृत, इन सब के लिए भी आगे काम किया जाएगा, इसमें बात की गई है, ठीक है। चलिए, तो वही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ठीक है। पीआईबी का ये पूरा का पूरा है, जो पीआईबी ने जो कहा, पीआईबी का देख लेते हैं। 100% ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो की बात की गई है सेकेंडरी लेवल में। 10+2 को चेंज किया जाएगा 5+3+3+4 में, और इसके लिए ये एज ब्रैकेट रख दिया गया है। फिर उसके बाद न्यू सिस्टम विल हैव 12 ईयर ऑफ स्कूलिंग और 3 ईयर आंगनबाड़ी प्री स्कूलिंग, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल क्या बनाया जाएगा, एनसीएफटीई 2021 में बनाया जाएगा एनसीईटी की मदद से, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन। 2030 तक 4 साल की इंटीग्रेटेड बीएड करनी जरूरी होगी टीचर बनने के लिए। तो ये पहले बीएड 1 साल की होती थी, फिर अब 2 साल की हुई, अब इसके लिए इंटीग्रेटेड 4 साल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे बीटेक करके इंजीनियर बनना है, तो टीचर बनने के लिए 4 साल का पूरा कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ बात की जा रही है, क्योंकि टीचर्स की जो क्वालिटी है वो बढ़ाई जाए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद देखते हैं, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो जो है उसे हायर करने की बात की जा रही है 50% बाय 2050, ठीक है। फिर उसमें हम लोग कुछ और देखते हैं, मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च यूनिवर्सिटीज। इसकी बहुत बात होती थी कि जैसे आईआईटी आईएम्स है, वो एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन से रिलेटेड है, कुछ ऐसी यूनिवर्सिटी भी बनाई जाए तो मल्टीपल डिसिप्लिनरी से हो, ठीक है, जहां पे बहुत चीजों को एक साथ मर्ज कर दिया जाए, क्योंकि आज का जमाना ऐसा है कि हर चीज आपस में मिक्स हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाई जाएगी। फिर उसके बाद हायर एजुकेशन कमीशन बनाया जाएगा, अलग अलग 4 लेवल्स पे, ठीक है। नेशनल हायर जनरल एजुकेशन, फिर उसके बाद हायर एजुकेशन ग्रांट और नेशनल एक्रेडिटेशन काउंसिल, ठीक है। और एफिलिएशन जो कॉलेज का होता है वो 15 साल में फेज आउट हुआ करेगा, स्टेज वाइज तरीके से इसे किया जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम भी क्रिएट किया जाएगा, और यहाँ पे जेंडर इंक्लूजन फंड की बात हो रही है। स्पेशल एजुकेशन जोन भी बनाया जाएगा। मल्टीलिंगुअलिज्म को प्रमोट किया जाएगा बोथ स्कूल और हायर लेवल में, ठीक है। फिर उसके बाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, प्राकृत, पर्शियन और प्राकृत, इनके लिए भी काम किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके लिए बात किया जा सकता है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कौन कौन सी लैंग्वेज में, ये लैंग्वेज नहीं है, ये क्वेश्चन आपको आगे मैं पक्का बना के दूंगा। पाली, पर्शियन, प्राकृत है, और लास्ट में एक होगी आपकी अवधी या मगधी, ठीक है, तमिल, तेलुगु, कोई भी ऐसी लैंग्वेज बना के इसमें बात कर दी जाएगी, ठीक है। और 6% जीडीपी का होगा इन्वेस्ट करने की बात की जा रही है। सेंटर एंड स्टेट विल वर्क टुगेदर। चलिए, नेक्स्ट, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1975। चलिए, तो ये बेसिक थोड़ा इंफॉर्मेशन देने के लिए था एसेंशियल कमोडिटी एक्ट का, तो ये ठीक है, ताकि क्या है, इसमें जो मेन चीज़ है आप लोगों को सब पता ही है, तो इसमें कोई इतनी दिक्कत है नहीं, बट फिर भी So, Essential Commodity Act 1975 was enacted at a time when the country faced the actual। तो 1975 में कहाँ हुआ था, 55 में हुआ था। पहली चीज तो ये गलत है। रिसेंट अमेंडमेंट किया गया है, रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट जो है एनी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में बी इशूड ओनली if there is full increase in retail prices of horticultural products or 50% in retail prices of non-perishable food item over a price prevailing
प्रीसीडिंग ईयर और 5 ईयर्स। ठीक है, तो ये सेकंड वाली स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाली गलत है। ठीक है, तो वही है। अभी क्या किया गया, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के अंदर वापस अमेंडमेंट करके गवर्नमेंट ये चीज लेके आई, उसमें नया सेक्शन ऐड कर दिया है और उसमें ये 2 कंडीशन डाल दी है कि अगर फुल इंक्रीज हो जाए रिटेल प्राइसेस में हॉर्टिकल्चर तो किया जा सकता है, या फिर 50% रिटेल प्राइसेस नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड आइटम्स का हो जाए तो इसे इनैक्ट किया जा सकता है प्रोविजन को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अंदर बात करते हैं। यूनियन गवर्नमेंट एम्पावर होती है इसमें, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब इसने फेस और सैनिटाइजर को भी एसेंशियल कमोडिटी में डाल दिया गया था। ठीक है, अब देखिए ऑर्डिनेंस से आया है, तो ऑर्डिनेंस से बड़ी दिक्कत होती है। पहली बात, फेडरलिज्म स्ट्रक्चर जो होता है वो खराब होता है, क्योंकि स्टेट की पावर इससे मतलब जो डिस्कशन पावर होती है वो खत्म होती है। ठीक है, ऑर्डिनेंस से सीधा सीधा आ जाता है। तो चलिए दूसरी बात ये है, इसमें और देखते हैं हम लोग, सरपासिस करता है बहुत सारे कंसर्न को, बहुत सारे जो लोग अपने कंसर्न बता सकते हैं पार्लियामेंट में, उनके सुने ही नहीं जाएंगे फिर। ठीक है, सरकारिया कमीशन किससे रिलेटेड है, सेंटर स्टेट रिलेशन से है। ठीक है, उसने भी इसके बारे में थोड़ी बात कही कि भाई ऐसा ना किया जाए। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, देखिए 9th शेड्यूल की बात करते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ प्राइस फिक्सेशन अंडर द एक्ट वाज क्वेश्चन बिफोर सुप्रीम कोर्ट इन पेस आइस ऑयल केस 1978। तो ये केस आप ध्यान रखेंगे, इसे आप मेंस में कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अगर कहीं इसके बारे में आपको बात करनी हो। ठीक है, तो ये आप वहां पे इस्तेमाल बड़े अच्छे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एसेंशियल कमोडिटी जो है वो इनलिस्टेड है 9th शेड्यूल में ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस डज नॉट हाउएवर मीन दैट इट इज आउटसाइड स्कोप ऑफ द जुडिशियल रिव्यू। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी मिलेगा। ठीक है, चलिए लगातार न्यूज में रहा है। नेक्स्ट उसके बाद करते हैं कि आईआर कोलू केस जो है 2007 की जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट पहले कह सकता है कि 24 अप्रैल 1973 के बाद की जो जजमेंट है उसमें मैं क्या करूंगा, जुडिशियल रिव्यू करूंगा ही करूंगा। अब एसेंशियल कमोडिटी एक्ट जो है ये वायलेट करता है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 14, 19, 21 एंड 32 फार्मर्स के। तो ये सब आप कोट कर सकते हैं अपने मेंस में। ठीक है, बड़े बढ़िया पॉइंट है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं, इसने प्रॉपर तरीके से डिफाइन नहीं करता एक तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस क्या होंगे। ठीक है, विच में भी इंक्लूड वॉर, फेमिन, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइजेस और ये सब। ठीक है, चलिए अब देखिए कुछ पॉइंट आप यहाँ पे और भी कह सकते हैं कि इसमें फार्मर्स का जो स्टेक है वो रिस्क में चले जाते हैं। और यहाँ पे कुछ आप और बात कह सकते हैं कि इंडिया जो है वो कोई भी अब फूड शॉर्टेज प्रॉब्लम नहीं शेयर कर रहा, ऐसा इकोनॉमिक सर्वे 2020 कहता है। तो फिर इन सब चीजों को करने की जरूरत क्या है, ये सब बातें यहाँ पे आप कह सकते हैं कुछ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए तो ये थोड़ा बहुत अच्छा लॉजिकल और थोड़ा क्या नाम है थ्योरेटिकल पोर्शन से क्वेश्चन है। ठीक है, तो अरावली रेंजेस को लंग्स ऑफ कहा जाता है, पॉल्यूटेड नेशनल कैपिटल का सही है। ठीक है, एरियल सीडिंग एक टेक्निक है प्लांटेशन की वेयर सीड बॉल्स आर सीडेड विद अ मिक्सचर ऑफ क्ले, कंपोस्ट, चार एंड अदर कंपोनेंट। ठीक है, कन्वेंशनल मेथड ऑफ एफॉरेस्टेशन कैन बी रिप्लेस्ड बट सप्लीमेंटेड विद एरियल सीडलिंग। तो कैन भी रिप्लेस नहीं हो सकता, कन्वेंशनल मेथड जो है वो मस्ट है किसके लिए, अगर आपको अपने फॉरेस्ट को अच्छे से रखना है। तो फर्स्ट एंड सेकंड यानी बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो हरियाणा गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि वो पायलट बेस पे क्या करेगा, अरावली रेंज पे क्या करेगा, सीडलिंग का काम करेगा। किसका, एरियल सीडिंग का काम करेगा। तो इसमें कुछ नहीं होता, एरियल सीडिंग में जो बीज होते हैं उन्हें थोड़ा क्ले और बाकी सबसे मिक्स कर दिया जाता है, उन्हें न्यूट्रिशन डाल दिया जाता है और उन्हें फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, उनका वजन हो जाता है थोड़ा पैलेट्स का, पैलेट कह लीजिए इनको, और नीचे ये लोग उसी पोजीशन पे गिरते हैं, कहीं यहाँ वहाँ नहीं जाते हवा के प्रेशर से। और इनमें क्या होता है, इन्हें थोड़ा कवर करके रखा होता है, तो जैसे ही बारिश इनके ऊपर गिरती है तो ये गीले हो जाते हैं और इन्हें अपने न्यूट्रिशन मिल जाता है बीज को, और ये अपना बाहर निकल के फिर पेड़ वेड़ बन जाते हैं। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एरियल सीडलिंग। ठीक है, ध्यान रखिएगा ये कभी भी पूरी तरीके से नहीं किसको कर सकता, कन्वेंशनल जो प्लांटेशन जो होता है उसे बिल्कुल तरीके से खत्म वो नहीं कर सकता, ओवरटेक नहीं कर सकता, क्योंकि वहां पे बहुत चीजें बेहतरीन तरीके से किया जाता है। इसे फायर टू फॉरगेट वे ऑफ प्लांटेशन भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए फिर अरावली रेंज के बारे में जान लेते हैं हम लोग। साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है, दिल्ली तक आती है पूरी की पूरी तरीके से। ठीक है, और हरियाणा, राजस्थान और एंड होती है गुजरात में।
टॉप मोस्ट है इसका गुरु शिखर, ठीक है। कहां पे? गुरु शिखर माउंट आबू। कहां पे? माउंट आबू। क्या है यहाँ पे? दिलवारा टेम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये सब पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। किससे दिलवारा टेम्पल रिलेटेड है? जैन टेम्पल्स, जैनिज्म से रिलेटेड है। वहां पे जब आप गुरु शिखर पे टॉप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ी बेल मिलेगी, ठीक है। तो आप वहां पे जाके उस बेल को बजाइए और उसी के सामने आपको एक ऑब्जर्वेटरी मिलेगी, ठीक है। तो आपको ये बताना है कि वो ऑब्जर्वेटरी कौन सी है। ऑब्जर्वेटरी जो अंतरिक्ष में झांकने वाली ऑब्जर्वेटरियां होती हैं, ठीक है। तो आपको बताना है कमेंट सेक्शन में कि ये ऑब्जर्वेटरी कौन है जो यहाँ पे है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट उसके बाद बात करते हैं। फोल्ड माउंटेन्स हैं पुराने और अब ये बहुत पूरी तरीके से क्या नाम है, इरोड हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ICCPR, इंटरनेशनल कॉन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट। चलिए आराम से क्वेश्चन पढ़ें, आता है नहीं आता है मत सोचिए, अपना कोई आंसर दीजिए। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दो आप लोग, ठीक है। सही है गलत है ये मत सोचें, आप दें जरूर ताकि आप चीजें समझ पाएं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का पहला मतलब यही होता है कि आपको पढ़ना क्या है उस करंट अफेयर में से, ये चीजें आपको पहले ही निकल जाएं। तो ICCPR जो है इंटरनेशनल, पहली चीज देखिए करेक्ट पूछ रहा है इनकरेक्ट पूछ रहा है, करेक्ट पूछ रहा है। इंटरनेशनल कन्वेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट इज अ मल्टीलैटरल ट्रीटी अडॉप्टेड बाय UN जनरल असेंबली 1965, ठीक है, एनफोर्स हुई थी 1976। ये डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती है, ठीक है, डाल गई है बस, कोई बात नहीं, ठीक है। तो बढ़िया है, एकदम सही है। दूसरी बात क्या रहा है, आर्टिकल 21 अप्लाइज टू नेचुरल पर्संस, ठीक है, राइट अवेलेबल टू एवरी पर्सन, सिटीजन और एलियन, दस इवन फॉरेनर कैन क्लेम इन दिस राइट। तो ठीक है, आर्टिकल 32 में भी प्रोटेक्शन अवेलेबल हो जाएगी ना। फिर आर्टिकल 21 इज अ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लॉ। क्या सही है क्या गलत है? रूल ऑफ लॉ नहीं होता, प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होता है, ठीक है। थोड़ा स्टैटिक जोड़ा, यहाँ पे काम खत्म, तो 1 और 2 आपका सही क्वेश्चन आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये ह्यूमन राइट इश्यू से पूरी की पूरी बात हो रही है। तो अभी देखिए यहाँ पे क्या है, यूएन में एक कमेटी बनी है, उसने बात की है कि प्रोटेस्टिंग इज अ फंडामेंटल राइट। आपको प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है, बट वो पीसफुली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पीसफुली होना चाहिए, चाहे वो ऑनलाइन हो, पर्सनल हो, कैसा भी आप लोग कर रहे हो, ठीक है। और ये सब गारंटी किसमें मिलती है? आर्टिकल 21 में मिलती है, ठीक है। चलिए, तो ICCPR कब बनी थी ये आपको ध्यान रखना है। 1976 में फोर्स में आया, 1996 में बनाई गई थी, ठीक है। बिल ऑफ ह्यूमन राइट्स के अंडर आता है, तो ICESR के अंडर आता है, ह्यूमन डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट भी इसमें कवर होता है। चलिए, आर्टिकल 21 की बात करते हैं, ठीक है। तो प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ, इसके आधार के बिना आपसे कोई नहीं, अगर नहीं कानून बना हुआ है कि अगर सिग्नल तोड़ने पे आपसे क्या नाम है, जैसे देखिए आप क्या नाम है, सिंपल बात है, कहीं सिग्नल है तो अगर आप उसे तोड़ेंगे तो आपका चालान कटेगा, ठीक है। अगर कोई चौराहा है, यहाँ से आप जा रहे हैं और यहाँ पे सिग्नल लगा हुआ है, ठीक है, तो आपका चालान कटेगा। बट बिना मतलब आप उसे बिना सिग्नल को किए और चले गए, और तो यहाँ पे लॉ बना हुआ है कि आपका चालान कटेगा, तो आपका चालान कटेगा। बट अगर ये नहीं बना हुआ है, ये लॉ ही नहीं बना हुआ है, तो आपका चालान नहीं कटेगा। बड़ा सिंपल था, ठीक है। तो आपके ऊपर किसी भी तरीके की रोक तभी लगेगी जब उसका कोई प्रोसीजर स्टैब्लिश बाय लॉ होगा, ठीक है। चलिए, तो ये सब पे अवेलेबल होता है, एवरी सिटीजन, एलियन, सबके ऊपर, ठीक है। बट फॉरेन जो होते हैं, चलिए, डज नॉट एंटाइटल टू अ फॉरेनर द राइट टू रिसाइड इन सेटल इन इंडिया एज मेंशन इन आर्टिकल 19, ठीक है। चलिए, ये राइट नहीं प्रोवाइड करता है ये, ठीक है, क्योंकि आर्टिकल 21 के अंदर बहुत सारी चीजें दी गई हैं, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में बहुत सारी चीजें दी हैं, तो वो सारी चीजें आपको ध्यान रखनी होती है। अब डसॉल्ट राफेल फाइटर जेट के बारे में, ठीक है, पागल हो रखे हैं आधे ज्यादा लोग, ठीक है। सो चलिए, तो देखते हैं क्या है इसके ऊपर क्वेश्चन। दो ये चीजें जाननी है और कुछ नहीं जानना है इसके ऊपर कि क्या है क्या नहीं है, बस ये थोड़ा बहुत डबल द स्पीड ऑफ साउंड है, कुछ 2-4 चीजें जाननी है, तो उसको हम कर ले रहे हैं। इसके ऊपर PhD नहीं करने वाले, ठीक है, कोई नहीं पूछने वाला इसको इतना, ठीक है। ज्यादा ज्यादा यही पॉइंट पूछे जाएंगे और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। और ये आप कहीं इस्तेमाल कर सकते हैं अगर इसकी कुछ यूज पूछे जाए तो, ठीक है। तो स्टेट ऑफ आर्ट 4.5 जनरेशन राफेल जेट है, ऑलमोस्ट डबल ऑफ द स्पीड ऑफ साउंड जा सकता है, टॉप स्पीड 1.8 मैक है, ठीक है। और जो चाइना का J-20 चेंदू है, ठीक है, उस जो 5th जनरेशन है उसके टक्कर का ही है, भले ये 4th जनरेशन है बट ये टक्कर का है, क्योंकि राफेल को पहले इस्तेमाल किया गया है कॉम्बैट एक्सरसाइज के लिए। दोनों स्टेटमेंट सही है, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडिया को 5 राफेल जेट अपने मिल गए हैं, और ये नवंबर 17 जो है अंबाला, ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बार न्यूज में रहती है, 17 गोल्डन एरो इसी को मिलने वाले हैं, ठीक है, इसको मिल चुके हैं। तो 4.5 जनरेशन है,
स्पीड 1.8 मैक है। बाकी आप सारी इन्फॉर्मेशन जानना चाहें, अपने हिसाब से कलेक्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ वही नहीं है, बस वही सब है, मेन बात है, ठीक है। और इसमें हैमर मिसाइल लेने की बात हो रही है, माइका मिसाइल लेने की बात हो रही है, ठीक है। चलिए, अब इसमें जो काउंटर करेगा ये चाइना का जो J-20 है चेंदू, इसको ये काउंटर कर सकता है, ठीक है। बट अब वो 5 जनरेशन है, बट बात ये है कि अभी तक उसकी टेस्टिंग ही नहीं हुई, वो कभी लड़ाई वड़ाई में गया ही नहीं बेचारा चेंदू, ठीक है। तो अब कितना भी शरीर बना रखा है, इतना मोटा हट्टा कट्टा बना हुआ है बंदा, ठीक है, बहुत मोटा हट्टा कट्टा तगड़ा सा है, ठीक है, बट कभी युद्ध ही नहीं लड़ा है, तो क्या पता कि वो जीतेगा कि नहीं जीतेगा। और एक बंदा है रे मिस्टीरियो जैसा पतला दुबला, बट क्या नाम है, यस वाला अपना, ठीक है। तो क्या नाम है, ढेर सारी लड़ाइयां जीता है तो उसके ऊपर ज्यादा लोग ट्रस्ट करेंगे, तो हम सिंपल सी बात है। चलिए, नेक्स्ट ये न्यूज आ रही है, ठीक है, इसके ऊपर क्वेश्चन क्या बनाना, डिस्कशन नहीं कर लेते हैं। एचआरडी मिनिस्ट्री का नाम चेंज करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री कर दी गई है, ठीक है। तो क्या नाम है, क्यों किया गया था, पहले भी एजुकेशन मिनिस्ट्री थी, बाद में ये एचआरडी क्यों की गई, तो बस थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पहले एजुकेशन मिनिस्टर कौन थे, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद जी, ठीक है। चलिए, राजीव गांधी के टाइम में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया था, एचआरडी मिनिस्ट्री। क्यों, क्योंकि वो सोच रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन किया जाए, सब कुछ किया जाए हर एक फील्ड में, ठीक है, तो इसलिए उन्होंने ऐसा किया था। बाद में क्या नाम है 1985 में सॉरी से चेंज किया गया, और क्या नाम है पीवी नरसिम्हा राव बने गया एचआरडी मिनिस्टर, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट उसके बाद बढ़ते हैं। तो क्या वाजपेयी जी के टाइम में भी ऐसा कुछ किया गया, बट ध्यान रखिएगा एचआरडी मिनिस्ट्री केवल नाम था, बट काम सब एजुकेशन मिनिस्ट्री का ही था, ठीक है। तो छोटा सा पॉइंट है, इसमें कोई इतना सर खपाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर पहले से अलग हो चुकी है, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ जो है डिपार्टमेंट वो भी इससे अलग हो चुका है, ठीक है। चलिए, अब बात करते हैं गांधी किंग इनिशिएटिव की। तो गांधी किंग इनिशिएटिव किसके बीच में, यूएस और इंडिया के बीच में होगा, आम सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इन दोनों के जितने भी इनके जो आइडियाज थे उन्हें प्रमोट करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, कौन आया साथ में, ये बात ध्यान रखिएगा, यूएस की एजेंसी यूएसएड जो है, ठीक है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपस में मिलकर 30 मिलियन पर ईयर इसमें खर्च करेगी, और एक दूसरे के स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम होंगे, बाकी सब चीजें होंगी, ठीक है। और यहाँ पे एक दूसरे के बारे में सब कुछ जान पाएंगे, ठीक है। तो किस तरीके से गांधी जी ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया और किस तरीके से वहां पे मार्टिन लूथर किंग जी ने काम किया, तो उन दोनों को बताया जाएगा एक दूसरे को। चलिए, नेक्स्ट है, किस कंट्री ने रिसेंटली सोशल मीडिया लॉ इनैक्ट किया है, ये आपको बताना है। तो ये किसने किया है, ज्यादा टाइम क्या देना, टर्की ने किया है, ठीक है। तो चलिए, टार्की ने क्या रिलीज किया है, सोशल मीडिया लॉ किया है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा रही है सोशल मीडिया के ऊपर, सेंसरशिप की बात की जा रही है, ठीक है। क्योंकि उन्हें ऐसा कह रहा है कि थ्रेट टू पब्लिक ऑर्डर है, टेररिस्ट है, बुलिंग हो सकती है, एंटी नेशनल एक्टिविटीज हो सकती है, सब कुछ हो सकता है, ठीक है। तो आप देखिए इसमें क्या है, ये सब तो ठीक है, टर्की का इशू है, अपने को क्या लेना देना, बट ऐसा लेना देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम इसे कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नंबर 1 पॉइंट है। अगर कहीं कुछ पूछा जाए तो हम इसे मेंस में भी अच्छा खासा डाल सकते हैं। तो देखिए, अगर आपको ऐसा कुछ करना है कि अगर आप ऐसा बोलें कि हाँ भाई, जैसे कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो क्या नाम है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, ये बहुत ज़्यादा टेंशन क्रिएट कर रहे हैं इंडिया की सिक्योरिटी, और इसे क्रिटिकली एग्जामिन करें, तो आप प्रोज में और कॉन्स में दोनों में अलग अलग अपनी बात कह सकते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हैं कि हाँ भाई, अपॉइंट किया जाए रिप्रेजेंटेटिव को, जो भी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जो भी है, अपने रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे रखें इंडिया में, ताकि अगर कुछ बात हो तो उन्हें कंप्लेंट की जा सकते हैं। अगर जो ऐसे कुछ ज्यादा बेकार प्लेटफॉर्म है जो ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उनकी बैंडविड्थ रिडक्शन कर दीजिए। तो बैंडविड्थ रिडक्शन कर देने के बाद इनका नेटवर्क थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद प्राइवेसी प्रोटेक्शन हो इसके ऊपर, ठीक। फिर उसके बाद डाटा स्टोरेज करने की बात है, डाटा की तो इंडिया पे बात कर ही रहा है, ठीक है, पर बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड कंपनी से, बट इनसे नहीं बात कर रहा, तो ठीक है। तो ये डाटा भी अपना यहाँ पे इंडिया में स्टोर करें, तो ये सब कुछ आप पॉइंट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आई क्रेस्ट, एम आई क्रेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए, तो यहां पे हमें ये समझना है, ठीक है, कि करेक्ट ऑप्शन निकालना है। तो पहला कह रहा है एम आई क्रेस्ट इज एन इंक्यूबेटर कैपेबिलिटीज एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर अ रोबोस्ट इकोसिस्टम फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। अच्छा, इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नहीं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नीति आयोग ने इसे लॉन्च किया, ठीक है। हमेशा ध्यान रखो लॉन्च किसने किया, नीति आयोग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है, तो सोचने की बात ही नहीं, ठीक है। जीएस पेपर 3 अवेयरनेस ऑफ फील्ड ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी, इन सब में इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। तो इनोवेशन की बात की जा रही है, एम क्रेस्ट डाला गया है अटल इनोवेशन सेंटर के अंडर, नीति आयोग आम बातें उससे करता है, तो इसे भी नीति आयोग ही करेगा। तो स्टार्टअप और इंक्यूबेटर्स को यहाँ पे डेवलपमेंट करने की बात की जा रही है, उनके फैसिलिटेट करने की बात उन्हें की जा रही है। और भी इसमें कुछ वेंचर्स हैं, जैसे बिल एंड मिलिंदा गेट फाउंडेशन, वाधवानी फाउंडेशन, ये लोग भी इसके लिए काम करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अटल इनोवेशन जो है फ्लैगशिप स्कीम है जो कल्चर प्रमोट करती है किसका, एंटरप्रेन्योरशिप और इनोवेशन का। तो ये थोड़ा आप पॉइंट ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, इतने ज्यादा कुछ नहीं इसमें। नेक्स्ट है
साउथ एशिया गल्फ माइग्रेशन कॉरिडोर इज अमंग द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। गल्फ माइग्रेशन इज प्रीडोमिनेंटली अ मेल ड्रिवन फिनोमिना। आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। चलिए सोचो मत करो, ठीक। सो क्या होगा इसमें भैया? पहली स्टेटमेंट साउथ एशिया गल्फ माइग्रेशन कॉरिडोर इज लार्जेस्ट। हाँ यार, बहुत ज्यादा मजदूर है वहां पे, ठीक है। गल्फ माइग्रेशन जो है मेल, केवल मेल ही तो जाते हैं। दुबई कौन जाता है? मेल ही तो जाते हैं सारे के सारे। तो बोथ आर द करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। थोड़ा नॉर्मल लाइफ से भी लिंक कर सकते हैं इन सब चीजों को, बहुत सारी ऐसी चीजें लिंक हो जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है स्वदेश एंड ड्रीम केरला समटाइम्स सीन इन न्यूज इज रिलेटेड टू। आपको ये बताना है। चलिए, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करें अपने आंसर्स, ठीक है। और लास्ट में आप बताइए कि जैसे टोटल क्वेश्चन जितने भी हों आपने कितने सही किए, कितने गलत किए, आप ये कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है, ताकि आप और बेहतरीन कर पाएं। जब धीरे धीरे जुड़ेंगे तभी धीरे धीरे बढ़ेंगे, ठीक है। लेटेस्ट क्वेश्चन होते हैं एकदम, तो बढ़िया रहता है। अगर आपने कहीं पढ़ा होता है, चीजों को जाना होता है, समझा होता है, तो बहुत बढ़िया बढ़िया हो जाता है। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स से रिलेटेड है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है, पूरा का पूरा फॉरेन पॉलिसी वॉच और इंडियन डायस्पोरा का पूरा इशू है। कोविड-19 के कारण बहुत सारे जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की जो कंट्रीज हैं वहां पे माइग्रेंट वर्कर्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है। तो देखिए गल्फ कोऑपरेशन जो है पूरा का पूरा एशिया गल्फ माइग्रेशन जो कॉरिडोर है सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, और इंडियन माइग्रेंट यहाँ पे सबसे ज्यादा लेबर्स है, ठीक है। तो अब मेल ड्रिवन फिनोमिना है, क्योंकि मैक्सिमम मेल ही यहाँ पे जाते हैं। अब वहां पे देखिए एक और बात हो रही है, नेशनलाइजेशन ऑफ लेबर इन गल्फ की बात हो रही है, कि वहां पे क्या नाम है कि भाई गल्फ के लोग ही को ही काम मिले। बट वहां पे होगा नहीं, क्योंकि वहां पे शेखों की वो रहती है कि भाई हम तो शेख हैं, हम काम क्यों करेंगे, ठीक है। तो ये वहां पे चलने वाला तो नहीं है वैसे, बट इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से स्वदेश स्किल मैपिंग जो है वो लॉन्च किया है, और केरला गवर्नमेंट लेके आया है ड्रीम केरला, ठीक है। तो ये कुछ आप कोट कर सकते हैं कि हाँ भाई, अगर जो माइग्रेंट के इशू है उन्हें डील करने के लिए हम इस तरीके की कुछ स्कीम्स जो है उसे भी आप अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे करते हैं। और क्या है नीड ऑफ आवर माइग्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम एक बनाने की जरूरत है। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया चाइना के पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी की वॉच को करते हैं एक बारे में। तो RIC रशिया इंडिया चाइना, ठीक है। तो इनका डायलॉग होने वाला है 2020 में, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे क्या नाम है, अन्य 2020 में ये बने थे, ठीक। तो यहाँ पे इन तीनों के बीच में देखिए जो ये है कि कॉपरेशन में काम करेंगे, अच्छे से काम करेंगे, बट इसका कोई ये मतलब नहीं कि हम एंटी यूएस होके काम करेंगे। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि 2003 में ये डिसीजन लिया गया था कि दोनों इंडिया चाइना आपस में मिलेंगे, कई सेक्टर्स में आपस में काम करेंगे, और जो चीजें हमारी खराब हो रही है उन्हें सही करेंगे, ठीक है। और क्या ये सिग्निफिकेंट है इंडिया के लिए? तो देखिए SCO में पाकिस्तान और बाकी सब पहले से आ चुके हैं, ठीक है। तो वहां पे रहना इंडिया का जरूरी है यहाँ पे, ठीक है। सिग्निफिकेंट है बायलैटरल रिलेशन में, चाहे कुछ भी हो। आप एक बात ध्यान रखिए, जब तक बात नहीं करोगे चीजें सॉल्व होंगी ही नहीं, चाहे आप कुछ भी करते रहे। और रशिया के साथ तो हमारे स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, ठीक है। फिर इंडो पैसिफिक में भी ये बढ़िया काम करेगा ही, ठीक है। क्योंकि अगर किसी भी तरीके की कुछ चीज होगी, देखिए क्या हुआ जब रशिया ने क्रीमिया पे हमला किया, एनेक्स किया, तो उसके बाद क्या हुआ, उसे बहुत लोगों ने साइड कर दिया, पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड ने। तो वो चाइना की तरफ झुकाव ले गया। तो इंडिया अगर बना रहेगा इसमें, तो थोड़ा रशिया को अपनी तरफ जोड़े रहेगा, तो इससे ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे बात भी हो रही है चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर की, ठीक है। चलिए, और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी जो इंडिया की, उससे कोई खास फर्क होता नहीं है, बट हाँ थोड़ा यूएस के साथ अगर हम टिके रहते हैं तो कुछ चीजें बिगड़ सकती जरूर है, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं इसमें नॉर्मल से, जो आप IR में आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्री पैक जो होता है, सॉरी ये ऐसा कर लीजिए, प्री पैक्स, फाइंड द करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज कॉल्ड प्री पैक्स। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, आपको ये बताना है, ठीक है। प्री पैक से रिलेटेड क्या होता है, तो ये इकोनॉमी का आपका बन जाता है, तो आपको बताना है प्री पैक्स क्या होते हैं। चलिए, so it is an agreement for the resolution of the debt of a distressed company through an agreement between secured creditor and investor, जिसने क्रेडिट किया है और जिसने इन्वेस्ट किया है, इंस्टेड ऑफ पब्लिक बिडिंग प्रोसेस, ठीक है। एकदम सही बात है, आपस में ही कर लेते हैं। The system of insolvency proceeding has become an increasingly popular mechanism for insolvency resolution in UK and Europe over the past year. एकदम सही बात है। तो सेम इसी तरीके को इंडिया में भी इंप्लीमेंट करने की बात की जा रही है, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर इसके लिए कमेटी बना रही है और देख रही है कि क्या ये कितना ज्यादा अच्छा काम कर सकता है, ठीक है। तो इसमें यही है, पहला पॉइंट हमने डिस्कस ही कर दिया, आपस में ही कर लेते हैं, ठीक है। क्योंकि देखिए जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन है वो 330 दिन खा जाता है कम से कम। अरे यार साल भर निकल गया तो बचेगा क्या, यहाँ पे तुरंत आपस में कर लेते हैं। बट करने के लिए NCLT की क्या जरूरत होती है? जरूरत होती है अप्रूवल की, तब होता है ये, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा।
बट इसमें एक चीज बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन में यहां पे ट्रांसपेरेंसी थोड़ी यहां पे इस वाले में लैक करती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट जो है इसे फंड किसने किया है आपको ये बताना है। ठीक है, चलिए किसने फंड किया है ये क्वेश्चन है। ठीक है, आगे पूरा पढ़ेंगे किससे रिलेटेड है क्या है। तो GEF ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने किया है, WTO ने किया है, FAO ने किया है या IMF ने किया है, तो आपको ये बताना है। चलिए तो किसने इसको फंड किया है, इसे फंड किया है GEF ने किया है। किसने, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी ने इसको फंड किया। करेक्ट आंसर इज ए। ठीक है, और अभी इसे मिजोरम में लॉन्च किया जा रहा है, ये बात आप ध्यान रखिएगा। और इसमें क्या किया जा रहा है, क्या किया जाएगा, मल्टीपल ग्लोबल गवर्नमेंट एनवायरमेंटल इनिशिएटिव इसमें चलाए जाएंगे। सस्टेनेबल लैंड एंड वाटर मैनेजमेंट की बात की जाएगी। CO2 जो है उसको कम करने की बात और स्क्विज करने की बात की जा रही है। फंड करेगा ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इसको। ठीक है, वाइल डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और DCW इज अ नेशनल एग्जीक्यूटिव एजेंसी। ये पॉइंट भी ध्यान रखना, अदर प्लेयर्स भी हैं यहाँ पे, बट फंड इसको GEF करेगा। अब ये देखिए, हाई कंजर्वेशन वैल्यू लैंडस्केप में 5 जगह पे ये यूज होगा। ठीक है, देखिए ये आपको पता होना चाहिए, इसके ऊपर भी आपके ऊपर अभी आगे चल के क्वेश्चंस बनेंगे। ठीक है, मध्य प्रदेश चंबल लैंडस्केप, मिजोरम दंपा, उड़ीसा सिमलीपाल, राजस्थान डेजर्ट नेशनल पार्क और उत्तराखंड में कॉर्बेट राजाजी लैंडस्केप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रिपोर्ट फॉर ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन से। चलिए तो टाइगर काउंट इज प्रिपेयर्ड आफ्टर एवरी 4 years बाय द NTCA, प्रोवाइडिंग डिटेल ऑफ नंबर ऑफ टाइगर्स इन 18 टाइगर रीजन स्टेट विद 120 टाइगर रिजर्व्स। अब ये सारे की पॉइंट्स है, तो 120 टाइगर रिजर्व नहीं 50 है, ये तो गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट गलत, तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये उड़ी 3 सही है बेटा, 2 बचा, 2 पता होना चाहिए। इंडिया 70% ऑफ वर्ल्ड टाइगर, एकदम सही बात है, तो बी इज अ करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, सोचने की जरूरत ही नहीं। तो कहां पे भैया NCT कराती है, 18 टाइगर रिजर्व स्टेट में, 50 टाइगर रिजर्व में, फिर उसके बाद 1500 कैमरा ट्रैप के थ्रू ये किया गया, गिनीज बुक में नाम भी बनाया था इसने। और प्रोजेक्ट टाइगर को 1973 में PM इंदिरा गांधी के समय में इसे लॉन्च किया गया था। ओके, सो डिटेल की बात कर लेते हैं। इंडिया में 70% वर्ल्ड के टाइगर है, सबसे हाईएस्ट नंबर, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पे, मध्य प्रदेश, फिर कर्नाटका, फिर उत्तराखंड। ठीक है, चलिए और जो ये है इसका कंजर्वेशन एश्योर टाइगर स्टैंडर्ड हम लोग पहले ही कर चुके हैं। ठीक है, 50 टाइगर रिजर्व में जो है इंडिया में, ये अभी पूरी तरीके से इसे किया गया है। ठीक है, सो यहाँ पे हमारे डेली करंट अफेयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो हमने अपने खत्म कर लिए। तो प्लीज इस इनिशिएटिव के साथ बने रहिए, इसमें चीजें जुड़ती रहती हैं, बढ़िया बढ़िया होती रहती हैं। तो अगर आप जुड़े रहेंगे तो और चीजें इन्हें बढ़िया करते चलेंगे। ठीक है, सो और लोगों को बताइए इस इनिशिएटिव के बाद। तो दिस इज माय चैनल रिलैक्शन स्टडी, जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड अदर थिंग। प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ठीक है, और आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं आलोक YT, तो जिससे आपको 10% अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन पे डिस्काउंट मिलेगा सभी पे। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।